नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा को मिल रहा वैश्विक स्तर पर समर्थन, अलकायदा की भारत में हमले की धमकी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब। कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, हयात जफर को विदेशी फंडिंग के मिले सबूत। 3 बैंक खातों की जांच में मिली करीब 48 करोड़ की फंडिंग। राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी में कांग्रेस ने किया करोड़ों का खर्च, स्विमिंग पूल में मजे ले रहे विधायक। उद्धव ठाकरे ने की औरंगाबाद में मेगा रैली, हिंदुत्व कार्ड खेलने पहुंचे संभाजीनगर, निकाय चुनावों को साधने की तैयारी। पाकिस्तान से आई 15 करोड़ की हेरोइन, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से बीएसएफ ने 4 लोगों को हेरोइन के साथ पकड़ा। आज की सबसे पहली खबर नुपुर शर्मा मामले से जुड़ी हुई है। नुपुर शर्मा का विरोध करने वाले जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि नुपुर शर्मा का समर्थन देश में ही नहीं अब वैश्विक स्तर पर हो रहा है, जिसमें नीदरलैंड के सांसद गिट बिल्डर्स, पाकिस्तान के लेखक ताहिर फतेह के साथ साथ कई लोग समर्थन में आए हैं और कह रहे हैं कि भारत अरब देशों का तुष्टीकरण ना करे। इसी बीच अलकायदा ने धमकी दी है कि वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारत में हमले करेगा, जिसका जवाब मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है कि अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। राजीव जी, वैश्विक समर्थन मिल रहा है नुपुर जी को, क्या शायद इसी वजह से अलकायदा जैसे आतंकी संगठन बौखला रहे हैं? देखिए, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन की बात सिर्फ नहीं है। आतंकी संगठन तो अपने स्तर पर अपना प्रचार इस मामले में कर रहा है। उसे चाहिए कि जो फंड देने वाले हैं, जो अरब देश जो नुपुर शर्मा के खिलाफ आए, पैगंबर मोहम्मद के बयान पर उनके खिलाफ जो बयान दिए गए, टिप्पणी हुई, नुपुर शर्मा के मामले में जो अरब देशों की राजनीति रही है, पॉलिटिक्स रही है, उसमें अब ये रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है। ये भारत को धमकी दे रहा है, बम विस्फोट करने की धमकी दे रहा है कि मुंबई में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हम हमला करेंगे। हालांकि अलकायदा की औकात हिंदुस्तान पर ऐसे हमले करने की अब नहीं है। ये आतंकी संगठन अब पूरी तरह से बेनकाब भी हो गए हैं और बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। इन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जैसे लोकल गुंडे होते हैं उस तरह के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन धमकियों के बावजूद, जो धमकियां मिल रही है नुपुर शर्मा को इन संगठनों से, कट्टरपंथी लोगों से और कुछ ऐसे लोगों से जो इस मामले में अपना प्रचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों के खिलाफ वो लोग क्यों नहीं मुखर होकर सामने आ रहे हैं जो नुपुर शर्मा की आलोचना कर रहे हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अगर लोकतंत्र है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, व्यवस्थाएं है, संविधान है, तो उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो धमकियां दे रहे हैं, जो नुपुर शर्मा पर आरोप लगाने के साथ साथ कह रहे हैं कि आपका हाथ काट देंगे, जीभ काट देंगे, रेप कर देंगे या फिर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो अब सरकार को चाहिए कि नुपुर शर्मा को सुरक्षा और बेहतर दिया जाए, वाई श्रेणी की सुरक्षा दिया जाए, जेड श्रेणी की सुरक्षा दिया जाए, मतलब ऐसी सुरक्षा दी जाए जिससे कि नुपुर शर्मा डर के साए में न जी पाए, वो सुरक्षित महसूस करें। और यही स्थिति यहां पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ नुपुर शर्मा का समर्थन जिहादियों के लिए मुंह तोड़ जवाब है, तो वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर हिंसा से जुड़े तार और साजिशकर्ता बेनकाब हो रहे हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक में 2019 को एक खाता खोला गया। इन खातों में महज 2-3 सालों में 48 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही सपा का कनेक्शन भी सामने आया है। 3 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजीव जी, पैसे कहां से और क्यों आ रहे थे, और साथ ही ये सपा का कनेक्शन सामने आया है, अब क्या होगा, कार्रवाई होगी?
बिल्कुल कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई हो रही है, अकाउंट भी सब सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 48 करोड़ रुपए इन लोगों के पास जो आए विदेशों से आने का मतलब ऐसे बड़े स्तर पर लगता है कि अलग अलग देशों से आ रहे हैं, लेकिन ये विदेश कहने का मतलब यहाँ सिर्फ इस्लामिक एजेंडा पर चलने वाले वो संगठन हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, जिन्हें 2014 के बाद लगने लगा है कि भारत में मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने भी इस तरह के एक प्रोपेगेंडा फैलाया है कि भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है, और इसलिए इन लोगों का एजेंडा ही भारत में एक ऐसे परेशानी पैदा करना है, ऐसे हंगामा पैदा करना है जिससे कि पूरी दुनिया में ये लगे कि सच में भारत में मुसलमानों के लिए परेशानी पैदा की जा रही है। और ये 48 करोड़ रुपया किसी एक छोटी मोटी घटना के लिए नहीं होगी, और ये तो अभी तार जुड़ना शुरू हुआ है। अभी ये कानपुर में जो हिंसा हुई है उसके पीछे मास्टरमाइंड जो है जफर हयात हाशमी, उसके अलावा और कई लोग हैं जो सामने आना बाकी है। और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन तो इसमें होगा ही, क्योंकि सपा के दो विधायक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन रहे हैं, और जिन व्हाट्सएप ग्रुप से इस तरह के नफरत फैलाए जाते रहे हैं। और सपा और कांग्रेस जो इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, उसी का परिणाम है कि आज कानपुर के उन इलाकों में जो अवैध जमीन पर कब्जा हुआ है, अवैध तरीके से कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है, और ये सब मुस्लिम गैंगस्टर जो हावी हो गए हैं, अब वो सामने से बौखलाए हुए हैं, वो उसी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। और इसीलिए ये पूरी साजिश रची गई थी कि यहाँ पर बड़ा दंगा हो जाए, लेकिन प्रशासनिक कुशलता है, बेहतर तरीके से इसको मैनेज किया गया, जो बड़ा हंगामा होने से बच गया। सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, सिर्फ पथराव और छोटे मोटे जो दंगा कह सकते हैं, इसको हिंसात्मक घटना कह सकते हैं, वो होके ही रुक गया। लेकिन अब इसके जड़ें खोदने का तैयारी कर रही है सरकार, और वक्त आ भी गया है। जी बिल्कुल, एक तरफ कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के बैंक खातों से करोड़ों की फंडिंग मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत के लिए अपने विधायकों को आलीशान 5 सितारा होटल में ठहराया है। इस बाड़ेबंदी में कांग्रेस ने करीब 3 करोड़ रुपए की बर्बादी की और विधायकों के लिए सारे ऐशो आराम का इंतजाम किया है। विधायक होटल में स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं, यानी कि सत्ता का आनंद लेने के लिए कांग्रेस ने पानी की तरह पैसा बहाया है। राजीव जी, क्या इस तरह कांग्रेस सत्ता का मजा लेगी करोड़ों रुपए बर्बाद करके? देखिए, कांग्रेस अभी राज्यसभा चुनाव में फंसी हुई है, और ये 3 करोड़ का मसला नहीं है, 30 करोड़ का मसला है। अगर ये 300 करोड़ भी खर्च कर लेती तो भी कांग्रेस के दोनों राज्यसभा सीटें मिलने वाली नहीं है। हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह पर कांग्रेस फंसी हुई है, और राजस्थान के विधायकों को उदयपुर में रखा गया है, तो हरियाणा के विधायकों को रायपुर में रखा गया है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इन लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है। हरियाणा के विधायक जो रायपुर गए हैं, उनके साथ भी यही सुविधाएं दी गई है, और वो चार्टर प्लेन से ले जाए गए हैं, और चार्टर प्लेन से 10 जून को चंडीगढ़ वापस लाए जाएंगे। उन्हें घर भी नहीं भेजा जाएगा, वहीं से वोट दिलवाया जाएगा। लेकिन सुभाष चंद्रा ने भी कह दिया है, राजस्थान की जो बात अभी कर रही थी आप, कि राजस्थान में होटल में स्विमिंग पूल का वीडियो सामने आ रहा है, फुटेज सामने आ रहा है, जहां तीनों जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, मुकुल वासनिक, सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी, तीनों उस होटल में बैठे हुए हैं, और वो तीनों इंटरटेन कर रहे हैं विधायकों का। विधायकों के साथ गेम खेल रहे हैं, 3 पत्ती ताश खेल रहे हैं, कोई स्विमिंग पूल में जा रहा है, और उनको मैजिक शो दिखाया जा रहा है। तो ये तीनों एक तरह से इंटरटेनर बन गए हैं, जोकर बन गए हैं, जो जोकर बन के इन विधायकों का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पिछले दिनों भी कहा था, और कल फिर उन्होंने कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट समर्थन है। कांग्रेस के विधायकों ने पहले ही बता दिया था कि आपको कैसे वोट देना है, और
वो फोन पर भी बात किए हैं। 8-10 विधायक उनके साथ कांग्रेस का पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में ही नाकाम रही है, चाहे जितना भी पैसा बहा ले। और दूसरी तरफ जो निर्दलीय विधायक हैं, दूसरे पार्टी के विधायक हैं, वो भी कांग्रेस के साथ जाने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस हरियाणा में भी फंस गई है और राजस्थान में भी फंस गई है। दोनों ही जगह पर एक एक सीटों का नुकसान होने वाला है। जी, कांग्रेस राज्यसभा चुनावों में जीत के लिए पैसा बहा रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे निकाय चुनाव और हिंदुत्व को साधने के लिए औरंगाबाद में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हिंदुत्व कार्ड खेला और अपने वोटर्स को साधने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी और राज ठाकरे को जमकर घेरा। हिंदुत्व कार्ड को मोहरा बनाते हुए उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता का रास्ता साफ कर रहे हैं। राजीव जी, उद्धव ठाकरे ने जो हिंदुत्व कार्ड खेला है, क्या वो रंग लाएगा? देखिए, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। पहले तो उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस जगह में वो रैली किए हैं वो जगह परंपरागत तौर पर शिवसेना के उस एजेंडे के साथ रहा है जो हिंदुत्व का एजेंडा कहा जाता है। इस बीच उद्धव ठाकरे सेकुलर बनने की कोशिश किए और ऐसा लगने लगा कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व के एजेंडे से भटक गए हैं। और इस बीच उसी औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली की, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की रैली हुई। तो भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों ही वहां पर रैली कर चुकी है। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अब अपने आप को साबित करने में लगे कि हमें भी अपने आप को कट्टर हिंदुत्व दिखाना है। लेकिन अब उनके साथ समस्या ये है कि 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है और सबकी नज़र इसी पर थी कि उद्धव ठाकरे कौन सा रंग दिखाते हैं। इन्होंने तो पहले ही रंग दिखा दिया था, जो टीजर जारी की गई थी उसमें भी ये भगवाधारी हिंदुत्व की बात कर रहे थे और बाला साहब ठाकरे को भी दिखा रहे थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने भी अपने हिंदुत्व का एजेंडा यहीं से शुरू किया था और यहीं से मराठवाड़ा से होते हुए पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहराया था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ परेशानी दूसरी है। बाला साहब ठाकरे जब हिंदुत्व के एजेंडे पे चलना शुरू किए तो वो चलते रहे अंतिम समय तक। ये उद्धव ठाकरे की तरह बीच में वो अपना एजेंडा चेंज नहीं किए, वो सेकुलर बनने की कोशिश नहीं किए। उन्होंने बार बार कहा कि अब कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा, हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और बाबरी मस्जिद के मामले में भी बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया था कि शिवसेना का हाथ नहीं पूरा शरीर है बाबरी मस्जिद विध्वंस में। उसके लिए उन्हें सजा भी मिली, एक तरह से वोट देने का अधिकार खत्म हो गया कुछ समय के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे की परेशानी दूसरी है और अब वो जितना भी छटपटा लें वो उस दलदल में फंस गए हैं जहां से हाथ पांव जितना मारेंगे उतना ही दलदल के अंदर धंसते जाएंगे। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा पार से पाक की नापाक हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हेरोइन श्रीगंगानगर जिले में 3.5 किलो बरामद की है और 4 तस्करों को दबोचा है। बरामद की गई हेरोइन करीब 15 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ये हेरोइन ड्रोन के जरिए बॉर्डर पर भारतीय सीमा में फेंकी गई। बीएसएफ पकड़े गए तस्करों से पूछताछ में जुटी है। एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर पर ड्रग्स पकड़े जाने की ये दूसरी बड़ी घटना है। राजीव जी, पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ पाएगा? पाकिस्तान आतंक को भी नहीं छोड़ पाएगा और आतंकवादी को भी गतिविधियां जो करता है वो छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये स्थिति कुछ अलग तरीके की है। पाकिस्तान अभी उस कंगाली के दौर से गुजर रहा है जिसमें उसके पास 2 ही सहारा है। एक, अब अफगानिस्तान की तरह वो ड्रग्स का डीलर बन गया। जैसे स्मगलर होते हैं, पाकिस्तान एक स्मगलर हो गया है। पाकिस्तान के पड़ोस में जो अफगानिस्तान है उसमें जो खराब स्थिति थी तो आतंकवादी संगठन वहाँ पर ड्रग्स का कारोबार करते हैं पूरी दुनिया में और उससे टेरर फंडिंग होती है। पाकिस्तान की स्थिति यही हो गई है कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान धमकियां दे रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब जल्द ही 3 टुकड़ों में बंटने वाला है। ये कोई सामान्य लोगों का बयान नहीं है, ये बयान पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री का है जो नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर देशद्रोह का मामला चलने वाला है।
तो उनके समर्थक इतने बौखलाए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है, इमरान खान को कुछ होता है तो हम आत्मघाती हमला कर देंगे पाकिस्तान में ही, शहबाज शरीफ को उड़ा देंगे। अब दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ की स्थिति, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं। कोर्ट ने कुछ दिन की राहत दी है और उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी के तलवार उन पर लटकी हुई है। अब ऐसे में जो स्थितियां पैदा हो रही है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि अब पाकिस्तान में जो इतने सालों के बाद एक बार फिर से लोकतंत्र पनपता दिखाई पड़ रहा था, वो ध्वस्त होने वाला है। पाकिस्तान में अब चुनाव नहीं होगा, सेना फिर से शासन करेगी और सेना के हवाले ही हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था को संभालने, गृह युद्ध की स्थिति को संभालने के लिए सेना कब्जा कर लेगी। शहबाज शरीफ भी नहीं रहेंगे, नवाज शरीफ बाहर ही भागे हुए हैं और दूसरी तरफ इमरान खान बौखलाए हुए ही हैं। सेना का साथ था जिसने बाद में छोड़ दिया। तो ये स्थिति है। तो इसमें अब उसको किसी न किसी तरह से जो कुछ पैसे की ज़रूरत है, संसाधन की ज़रूरत है और मुद्दे की ज़रूरत है, इसके लिए भारत की ओर देख रहा है। वो आतंकवादी भी भेजेगा भारत और उसके साथ साथ ड्रग्स भी भेज रहा है। तो हीरोइन का कारोबार पंजाब और राजस्थान दोनों बॉर्डर एरिया है, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजा जाता है, हथियार भी भेजा जाता है। जो पिछले दिनों वही पंजाब से जो हथियार आ रहा था, जो हरियाणा में पकड़ा गया था, वो पाकिस्तान से ही भेजा गया था ड्रोन के सहारे। तो ये पाकिस्तान की ये कोशिशें हैं जो छोटी मोटी कोशिशें हैं भारत के लिए। भारत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इतने सर्विलांस लगा चुके हैं और बीएसएफ से लेके आर्मी वाले इतने तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी रख चुके हैं जिससे बॉर्डर इलाकों में अब इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।